सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो सिर्फ इतना सा आपको बता दूं कि वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इनकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है और इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम यूज करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। अभी आपको पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पे शुरू हुए, न्यूजीलैंड में। और अभी इनको जीत लिया किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑस्ट्रेलिया का 7वां खिताब है। इसमें उप विजेता कौन रहा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया, इंग्लैंड को। अब यहां पे एक और नाम इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। तो अभी वो विश्व कप की सेमीफाइनल में और फाइनल्स में शतक लगाने वाली खेल के इतिहास में पहली बल्लेबाज बन गई हैं। कौन, एलिसा हेली। अब अगर चर्चा करें कि हम भारतीयों ने इस विश्व कप में क्या क्या कारनामे किए, तो देखो, पहला प्रश्न, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो आंसर होगा मिताली राज। ये उनका 6ठा विश्व कप था। उसके अलावा किस महिला बल्लेबाज ने विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाए और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई। तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। और झूलन गोस्वामी का नाम भी याद रखना, ये फास्ट बॉलर हैं और वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ये टॉप पे पहुंच गई है। और प्रश्न से वन लाइन याद रखेंगे आप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुए थे उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया, इंग्लैंड को। बाकी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ इसके कौन है, जॉफ एलार्डिस। और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ये भी न्यूजीलैंड से है। अब बढ़ते आगे। फिर बताइए, 83वीं 83rd राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो आंसर होगा मेघालय। तो याद रखना, मेघालय 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा। कब से कब तक होनी है, 18 अप्रैल को शुरू होनी है, जो कि 25 अप्रैल तक चली। कहां पे, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। और ये दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। टेबल टेनिस से एक नाम आपको फटाक से याद आता होगा, भाविना बेन पटेल का, क्योंकि ये एक पैरा प्लेयर हैं और अभी जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे 2020 उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और गीता मित्तल का नाम भी याद आएगा अभी आपको करंट अफेयर से रिलेट करोगे तो, क्योंकि अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष बनी थी ये। वैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, लुजेन स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, यह प्रश्न अगर पूछा जाए तो आंसर कर देना टेबल टेनिस से है। इनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीत लिया। तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। तो पहले तो याद रखो, ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं ईगा स्विटेक, जिन्होंने अभी 2022 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। किसको हराया इन्होंने, जापान की नाओमी ओसाका को। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई है। याद है आपको, अभी इन्होंने बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था। नाम है ईगा स्विटेक। ये तो वुमेन सिंगल की बात हो गई। अगर बात करें मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और इनकी उम्र है 18 वर्ष। तो आप कह सकते हो सबसे युवा विजेता बन गए हैं ये। बाकी एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं और अभी इन्होंने खेल से संन्यास भी ले लिया। और अभी 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था। बाकी एम आर रादुकानु, ये यूके की है। अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इन्होंने जीता था। नाओमी ओसाका तो आपको पता चल ही गया है, ये जापान की हैं। अच्छा, हमने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो भी हुए थे 2022 में, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल तो जीता एशले बार्टी ने। आप बताओ मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था। हम बढ़ते आगे।
तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो याद रखना, हर साल 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। हर साल 5 अप्रैल को भारत में नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं, ये याद रखना। इस बार ये इसका 59वां संस्करण है, एडिशन है। और 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के पहले जहाज, जिसका नाम है SS लॉयल्टी, इसने मुंबई से यूके की यात्रा की थी। इसीलिए 5 अप्रैल को हम ये दिवस मनाते हैं। अच्छा, थीम क्या रही? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और आपको बता दूं, इस दिन वरुण नाम का एक पुरस्कार भी दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वरुण नाम का अभ्यास हम किसके साथ करते हैं? वरुण एक नौसैनिक अभ्यास है, और अगर गरुड़ होता तो वो वायुसैन्य अभ्यास होता। अब ये तो हो गया देखो नेशनल मैरीटाइम डे। इससे ही आपको याद आएगा एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी तो होता है, वो मनाते हैं सितंबर के लास्ट थर्सडे को। उसके अलावा 5 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया। इंग्लिश में बोलो, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। याद रहेगा। बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे याद रख लो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं, बताओ फिर। अच्छा, इसकी थीम देख लो आप, सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक को किसने लिखा? देविका रंगाचारी ने। तो बच्चों की लेखिका और इतिहासकार हैं ये देविका रंगाचारी। इन्होंने भी क्वीन ऑफ फायर नाम से एक नया उपन्यास लिखा है, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी की पड़ताल करता है। अच्छा, मुझे आप बताओ, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय लेखिका के अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो आंसर होगा गीतांजलि श्री। और बताइए, हिंदी का साहित्य पुरस्कार अभी किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए, और अंग्रेजी का मिला नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल। अभी इस बुक को हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, और याद रखना लिखा किसने है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अब बिरसा मुंडा जी से 2-4 आपको प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। इनके ऊपर हॉकी स्टेडियम बना है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो उड़ीसा के राउरकेला में बना है, उसका नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इनके नाम पे आपको एक एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रांची झारखंड में। और इससे पहले अभी जनवरी 2022 में ही इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, जिसका नाम क्या है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। उसको लिखा था तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने, जिसको लॉन्च किया था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। और अभी इनके ऊपर एक और बुक आ गई है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अच्छा, जनजाति से याद आएगा, इनका जो जयंती होता है उस दिन हम एक दिवस मनाने लग गए हैं। कौन सा डे? जनजातीय गौरव दिवस। कब? 15 नवंबर को। ये भी याद रखना। बाकी मुझे बताओ आप, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी थी, बुक का नाम है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस बुक को किसने लिखा? चंद्रचूड़ घोष ने। और जयंत घोषाल, अभी इन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर बुक लिखी है, ममता बियॉन्ड 2021। और अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर एक बुक लिखी है, जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। किसने लिखा? उमादास गुप्ता ने। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किसने डिकोडिंग इंडिया बाबूडोम नाम की बुक लिखी? तो आंसर होगा अश्विनी श्रीवास्तव। अश्विनी श्रीवास्तव। तो ये जो बुक है, ये भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की पहली किताब है। ये आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन के कामकाज पर प्रकाश डालती है। बुक का नाम है डिकोडिंग इंडिया।
बाबू डोम, जिसको लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। एक्चुअली में पिछले साल 2021 में सितंबर की बात है ये, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना को शुरू किया था। और क्या होता है इस योजना में, जो बागबानी किसान होते हैं उनकी फसलों को अगर प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो जाता है तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करेगी। और इन बागबानी फसलों के अंदर कौन कौन आएंगे? सब्जियां हो गई, मसाले हो गए और फल वगैरह हो गए। और यूं भी कह रखा है कि इस योजना में 21 फसलें आएंगी टोटल, जिनमें से 14 तो सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 5 फल हैं। इनको ये योजना कवर करेगी। एक तो ये याद रखना। तो इस योजना के माध्यम से सब्जियों और मसालों की फसल पर तो 750 रुपये और फल की फसल पर 1000 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। किसानों को सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ बीमा आश्वासन इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो अब उसी योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है हरियाणा ने। तो ये योजना एक बार फिर से चर्चा में आई है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। बाकी हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर भी लगा है। और हरनाथ संधू ये चंडीगढ़ की है, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। बाकी आपको पता है 2022 में जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये पंचकुला हरियाणा में होंगे, जिसका मैस्कॉट है धाकड़। बढ़ते आगे। बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने किस जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ अभी दूसरी बार बन गए। और इन्होंने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अभी 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया। किस जिले से? याद रखना, श्रावस्ती जिले से, क्योंकि राज्य में श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी इसका कारण है। अब होगा क्या इस अभियान में? तो जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर दस्तक देंगे, घर घर जाएंगे और पूछेंगे कि क्या कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है? अगर हाँ, तो उस बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आपने कहा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। और अभी ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में ही। याद रखना, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? लखनऊ में ही। और वैसे लखनऊ है किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा आपने। और इनके ऊपर एक बुक भी अभी लिखी गई है, द मॉन्क वो ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखी है? शांतनु गुप्ता ने। ये भी याद रखना। गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल है ही सही। बढ़ते आगे। अब बताना है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स स्थापित शुरू करने की योजना शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की हॉबीज को बढ़ावा देने के लिए हॉबी हब्स खोले जाएंगे। तो इस मुहिम के तहत बच्चों की हॉबीज को विशेष महत्व देते हुए उन्हें पढ़ाई के साथ ही अपनी रुचियों पर भी काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक, थिएटर, क्राफ्ट जैसे बहुत से क्षेत्रों में छात्रों की उनकी रुचि के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। ये मतलब हो गया इसका। देखो, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सब जानते हो अरविंद केजरीवाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। लेकिन क्या आपको पता है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाना है? तो आंसर होगा दिल्ली में। लेकिन अगर आपसे पूछते कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो आंसर होगा भोपाल में। अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और देश का पहला स्मोक टावर तो दिल्ली में ही लगा है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। और भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो उसका भी आंसर होगा दिल्ली, किशनगंज दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा विकास कुमार। इन्होंने किनका स्थान लिया? मंगू सिंह का स्थान लिया। और ई श्रीधरन और मंगू सिंह के बाद विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। ये ई श्रीधरन नाम याद आया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। और देखो विकास कुमार का नाम कैसे याद रखोगे? दिल्ली मेट्रो का विकास हो रहा है, अब नई नई मेट्रो बन के आ रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा कि पुणे जो मेट्रो है ये सबसे हल्की मेट्रो है, तो विकास हो रहा है ना मेट्रो में। तो इस तरह से मेट्रो का विकास हो रहा है। कौन कर रहा है? विकास कुमार।
बाकी अगर प्रश्न बन के आता है कि दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन ये कहाँ पे शुरू हुई थी, चाइना में, चाइना के शंघाई में, जिसकी लंबाई है 831 किलोमीटर। आप तो जानते ही हो भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है, 18 है, जिनमें से 17वां कौन सा है, 17th कोलकाता मेट्रो। और भारत की सबसे हल्की और पुणे की पहली मेट्रो का अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसी की बात कर रहे थे हम। ये बनी है इटली में और इसकी बॉडी हल्की क्यों है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की बॉडी है। बाकी देखो सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, विनीत जोशी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी है। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो आंसर होगा विक्टर ऑरबान। विक्टर ऑरबान अब ये लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और वैसे देखोगे तो टोटल 5वीं बार बने हैं, लगातार चौथी बार और टोटल 5 बार। वे 2010 से प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वो 1998 से 2002 तक भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तभी हमने कहा लगातार देखोगे तो चौथी बार, वरना 5 बार प्रधानमंत्री हैं ये। वे पहले ही यूरोपीय संघ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सरकार के प्रमुख हैं। नाम है विक्टर ऑरबान। हंगरी ये मध्य यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। और अभी इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी, कौन, कैटलिन नोवाक। बाकी माल्टा देश के प्रधानमंत्री अभी कौन बने थे, रॉबर्ट अबेला। और चिली के सबसे युवा प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरेक। और बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन, मिया मोटली। और बारबाडोस से याद आया, इसकी पहले प्रेसिडेंट कौन बने, डेमसेंड्रा मैसन बने। बढ़ते आगे। अब बताइए अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया, तो आंसर होगा डॉक्टर इयॉन फ्राई को। तो अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने डॉक्टर इयॉन फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। डॉक्टर फ्राई, इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की नागरिकता है। वैसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, नाटो के महासचिव का नाम क्या है। अभी जब लड़ाई हो रही थी यूक्रेन और रशिया में तो नाटो काफ़ी न्यूज़ में था। और अभी एक और कारण से ये न्यूज़ में है क्योंकि इसके जो महासचिव है इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया, तो उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रखना। वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनने वाले पहले अफ्रीकी कौन है, गिलबर्ट होंगबो। और मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ बने हिसाशी टेकुची, ये जापान के हैं। बढ़ते आगे। चलिए बताइए किसे विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा। तो अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं ये विनय मोहन क्वात्रा, जिनको अभी नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनकी जगह लेंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला की। बाकी विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। डॉक्टर एस राजू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। और सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। वैसे हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए, क्योंकि अभी नए बने थे, अनंत नागेश्वरन नाम है। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य अभी किसे नियुक्त किया गया था, तो आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। प्रश्न दोनों अच्छे हैं, मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर से सुनो, अगर पूछे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन, तो अनंत नागेश्वरन, ये भी नया अपॉइंटमेंट है। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया गया, तो आंसर होगा विवेक देबरॉय, ये भी नया अपॉइंटमेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन, तो आंसर होगा मनोज पांडे। अभी तक जो आपके आर्मी चीफ हैं कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। वैसे उनका नाम भी मनोज है और आने वाले भी मनोज है। अप्रैल के एंड में इनको चले जाना है, रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इनकी जगह नए आएंगे। नए कौन आएंगे, इनके ही नाम के मनोज पांडे। तो याद रखना भी आसान हो गया, मनोज जा रहे हैं तो मनोज आ रहे हैं, मनोज मुकुंद नरवणे और मनोज पांडे। बाकी हमारे नौसेना प्रमुख आप जानते ही हो, आर हरि कुमार हैं। वैसे नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। और वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे 15 जनवरी को। बाकी विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा हैं। रेल बोर्ड के नए
चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट टी राजकुमार हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी किस राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो अभी महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए अभी आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला भी है। मतलब महिलाएं जो ऑटो ड्राइवर हैं तो उनके लिए अलग से स्टैंड होगा और पुरुषों का स्टैंड अलग होगा, ये वाली बात है। और आपको पता है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये बना आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये कहां पे लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश में ही। उसके अलावा भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में ही। और अभी फलों के उत्पादन में फिर से शीर्ष पे रहा आंध्र प्रदेश और सब्जियों में कौन टॉप पे रहा था? उत्तर प्रदेश। अभी आपको याद होगा स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 आई थी, उसमें भी टॉप पे रहा था आंध्र प्रदेश। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। तो बताइए अभी वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इक्वाडोर। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर, जो कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि हमने डिस्कस किया था इक्वाडोर में एक परिवार है जो जंगल से 1 महीने के छोटे से बंदर को ले आता है, फिर उसे घर में पालने लगता है। और जब वो बंदर काफ़ी बड़ा हो जाता है, बूढ़ा होने लगता है, तो उसे वो चिड़ियाघर में छोड़ करके आ जाते हैं। अब इतने समय तक तो आप देखिए बचपन से बुढ़ापे तक तो वो घर में रहा था, उसका लालन पालन किया गया। अब अचानक से बुढ़ापे में उसे चिड़ियाघर पे छोड़ के आ जाएंगे तो उसका तो वातावरण एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसी कारण से कुछ ही दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वन्य जीवों को उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना या बंदी बनाकर रखना, तस्करी करना और उनका व्यापार करना, ये सब कानून के खिलाफ है। तो इसी कारण से अब कहा गया कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल होती है क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट है गुइलर्मो लासो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी किस संस्थान ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने, अफ्रीका के काले गेंडों के लिए। और माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी आपको इक्वाडोर में ही मिलेगा। वैसे विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा फाल्गुनी शाह ने। तो भारतीय अमेरिकी गायिका हैं ये फाल्गुनी शाह, जिन्हें उनके स्टेज नेम फालू से भी जाना जाता है। और अभी उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो अभी ग्रैमी अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई, ये कौन से नंबर के हैं? 64 नंबर के हैं। जिसमें और भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि जॉन बैटिस्ट, इनकी VR ने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ओलिविया रॉड्रिगो, इनकी सौर ने बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। और सिल्क सोनिक की लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली ग्रैमी अवार्ड्स की, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के। 4-5 चीजें याद रखना। एक तो बेस्ट फिल्म कोडा है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका कैस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। और इस तरह से हमने बात करी थी कि ये बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। उसके अलावा 2 प्रश्न और याद रखो कि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बन गए? ट्रॉय कॉट्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सम्मान मिला इन्हें कोडा मूवी के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था ड्राइव माई कार, जो कि जापान की मूवी है। और ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए? रिज अहमद बन गए इनकी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे
चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरिफा जौहरी को। तो मुंबई की एक पत्रकार हैं ये आरिफा जौहरी, जिन्हें एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं 2020 में ये अवार्ड मिला था नीतू सिंह को, और अभी मिला है आरिफा जौहरी को 2021 का। तो ये जो पुरस्कार है ये महिला मीडिया कर्मी को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैंने पीछे भी बताया था आपको, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है। अब पत्रकारिता से आप मुझे बता दो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, और उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा, और वैसे उस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बाकी 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में जीता विनोद शर्मा ने। और किसने उनके उपन्यास किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा अनुकृति उपाध्याय। और बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने दीपक धर, उनका नाम है, याद रखना ये भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें 60 विशेषताएं हैं जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करेगी। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल पुलिस कंट्रोल रूम को इमरजेंसी अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि किसी भी संकट के समय तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल तो चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इनकी पार्टी है, और गवर्नर R.N. रवि हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, मुख्यमंत्री, या मतलब ये एम.के. स्टालिन है मुख्यमंत्री, इनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में टाइप करना, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ भाई, टाटा समूह ने किस नाम से अपना सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा न्यू। तो अभी 7 अप्रैल की बात है, टाटा ग्रुप ने अपने एक सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम रखा है न्यू, और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाटा ग्रुप का मुख्य लक्ष्य क्या है इसे लॉन्च करने का? डिजिटल डिवीजन का विस्तार करना। इसमें वो अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस ग्रुप का जियो मार्ट के साथ कॉम्पीट कर रहा है। देखो, टाटा की बात है तो आपको रतन टाटा जी का नाम याद आएगा। अभी रतन टाटा जी की जीवनी भी आ रही है, रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नाम से, जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। और अभी रतन टाटा जी को किस राज्य सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? असम ने, असम वैभव दिया था। और अगर पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें जमशेदजी टाटा टॉप पे रहे थे, याद रखना। और आपको जानते ही हो 2022 और 2023 में जो IPL है उसका टाइटल स्पॉन्सर बन गया टाटा ग्रुप। बाकी CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट चालू किया था टाटा स्टील ने। टाटा स्टील के MD CEO TV नरेंद्रन हैं, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के भी अध्यक्ष बने थे। वैसे टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं आपके N चंद्रशेखरन, और N चंद्रशेखरन ही एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने। और TCS के अभी फिर से MD CEO बन गए कौन? राजेश गोपीनाथन। ये भी याद रख लेना, सारे नए अपॉइंटमेंट है, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपके। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हो गया। वे किस देश के थे? अमेरिका के। तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी कवि थे रिचर्ड हॉवर्ड। इनका भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1970 में अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए ये पुलित्जर पुरस्कार जीता था। अच्छा, यहाँ पे 2 अवार्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक होता है प्रित्जकर पुरस्कार, एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। अभी आपने पढ़ा होगा अभी करंट अफेयर्स में ही कि प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बने कौन? फ्रांसिस केरे। और ये प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा नाम लिया मैंने अभी? पुलित्जर पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं हिमाकत कर लूं आप लोगों से पूछने की, कि बताइए 2021 में पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो एक थी मेघा राजगोपालन, इनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में मिला था, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन उपलब्ध। तो अभी RPF ने रेलवे टिकटों की दलाली करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
एक्चुअली में अभी आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने टिकटों की दलाली रोकने के लिए मार्च महीने में पूरे देश में ऑपरेशन उपलब्ध चलाया और इस अभियान के तहत आरपीएफ ने 1459 दलालों को गिरफ्तार किया। इन दलालों में आईआरसीटीसी के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। इसी तरह से कुछ और ऑपरेशन भी इन्होंने चलाए थे, जैसे कि ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने ये ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन अमानत की बात करेंगे तो रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने ये मिशन अमानत या ऑपरेशन अमानत शुरू किया था। ऑपरेशन थ्रस्ट, तो रेलवे परिसर में अनाधिकृत यानी कि अनऑथराइज्ड पानी की बोतलों की बिक्री को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था, तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। अच्छा, कवच क्या है? कवच अभी न्यूज में था। भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम रखा था कवच। मतलब अगर एक ही ट्रेन पटरी पे आमने सामने से दो ट्रेन आ जाए तो उनके टकराने को रोकने के लिए था ये। क्या है कवच? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। हमारे रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं, पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, और अभी आपके नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। याद रखना, ये सब बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जिसने अभी अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। और अभी तालिबानी सरकार ने ये घोषणा तब की है जब किसानों ने लाल फूल की कटाई करना शुरू कर दिया। मतलब इन्हीं लाल फूलों से हेरोइन बनती है, जो ड्रग्स गांजा वगैरह होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो इसी से बनाई जाती है। अफगानी सरकार ने किसानों से कहा कि अगर वे कटाई जारी रखेंगे तो उनकी फसल जला दी जाएगी और उन्हें कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है। मतलब जब उन्होंने फसल करना चालू किया था या तो तभी बता देते, वो करते ही नहीं। लेकिन तालिबान ही तो ठहरा, उसको करना क्या है, बैठ के ताली बजानी है। और देखो, मैं आपको अफगानिस्तान से बता दूं, सलमा बांध जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं और शहतूत बांध, यह अफगानिस्तान में मिलेगा, इसे भारत की सहायता से बनाया गया। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है पहले तो ये बताओ? काठमांडू, नेपाल में। उसमें अभी नवीनतम 8वां सदस्य देश बना था अफगानिस्तान। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम देश भी आपका अफगानिस्तान है, 164 नंबर का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा प्रश्न है। स्थापना होती है 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नागोजी ओंकाजाई-वेला, जो कि खुद नाइजीरिया से है। अच्छा, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था हमने? ऑपरेशन देवी शक्ति। और यूक्रेन से लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। और अफीम, भांग, गांजे की बात हो रही है तो 2-3 प्रश्न आपको और बताता हूँ कि अभी निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना था? तो आंसर होगा माल्टा। और अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया, लीगल कर दिया? तो फिर आंसर हो जाएगा लेबनान। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताओ, अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और पता नहीं क्यों हमें इन वीडियोस पे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो जितने भी आप थोड़े बहुत सज्जन पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि इन्हें कंटिन्यू रखने में हमें भी मज़ा आए। मज़ा आएगा तो चीज़ों को और अच्छा बनाया जाता है। मज़ा नहीं आता, बिना मन से बनाते हैं तो फिर उसमें वो क्वालिटी रहती नहीं है। हम भी चाहते हैं हमें भी काम करने में मज़ा आए, इन चीज़ों को बनाने में मेहनत, आपके लिए मेहनत करने में मज़ा आए। क्योंकि आप ही देखो ना, अगर मज़े से आप पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और ज़बरदस्ती मन से पढ़ाई करोगे तो कोई पढ़ाई नहीं कर पाओगे। वही वाली बात है। तो शेयर करना मत भूलना। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अप्रैल 2022 की बात है, किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मतलब अब हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ ये गुजरात के बाद श्रीमद् भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। क्योंकि पिछले महीने यानी कि मार्च 2022 में गुजरात के शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा की थी कि श्रीमद् भगवद गीता को 6ठी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में
जोड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा कि नवी महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुई थी, पहली बार हुई थी हिमाचल प्रदेश के काजा में। और इस चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? लद्दाख ने जीत लिया। और वैसे हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया था। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो गाइज ये लीजिए, इसी के साथ अप्रैल महीने के पहले वाले वीक का सेकेंड वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि पूरा पहला वाला वीक आपका कंप्लीट हो चुका है इन 2 वीडियोस में। इस वाले वीडियो में आप देखोगे, आप पूछोगे कौन कौन से डे कवर किए गए, तो 5 अप्रैल, 6 अप्रैल और 7 अप्रैल 3 डे। इससे पहला वाला जो पार्ट आया था उसमें 4 डे हमने कवर किए थे, 1, 2, 3, 4 अप्रैल के 4 दिन। तो फिर से याद दिला दूं, पहली चीज़ तो अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया, भूल गए, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। अब एक और अच्छी बात कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सको, इसकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दी गई है। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। और नए हो तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं मिल जाएगा अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं आते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद, बेल आइकन दबाने के बाद भी तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए होता है टेलीग्राम। सो बस, थैंक यू।